इतने सामान का डिमांड उन्होंने दिया और उसके विरुद्ध कितनी राशि उपलब्ध करवाई, डिमांड जो दिया कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई और कितने दिन के अंदर में वो सप्लाई हुई, किन अनियमितताओं की जांच हो रही। पिछले सरकार में भी काम हुआ जिसको आप नकार रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 11 लाख निर्मित हो गए, उसके अलावा आप 18 लाख और देंगे कि इसमें से 11 लाख हो गया, उसमें 7 लाख देंगे। ये नजारा है विधानसभा के बजट सत्र का, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। और ऐसा किसी एक दिन नहीं बल्कि रोज हो रहा है, जब मुद्दों की लड़ाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को झेलना पड़ रहा है। आज 9वें दिन मुद्दों की ऐसी गूंज उठी कि मंत्रियों को अंदर और बाहर दोनों जगह कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला मामला भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया, जो कि मेडिकल खरीदी से संबंधित था। इस मामले में अजय चंद्राकर ने नियम विरुद्ध दवा खरीदने के इस प्रकरण में अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और जवाब से असंतुष्ट नजर आए। बिना बजट के किसी को सप्लाई का ऑर्डर देना, जो मशीन या रिएजेंट है उसको रिसीव भी कर लिया सीजीएमएससी के अधिकारियों ने। अब उसके बाद जो पार्टी है बोलते हैं कि उनका दोष है, उनका जो भी दोष होगा एसीबी जांच कर रही है, लेकिन ये टोटल घटना में सिर्फ एक पक्ष को देखा जा रहा है कि जो सप्लायर है उसको। टोटल वो जबरदस्ती कोई सप्लायर सप्लाई नहीं कर सकता। उसका उद्गम कहां से है, कैसे हुआ, यहां तक एजेंसी को जाना चाहिए। मेरा विषय यह था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सपायरी थी, खराब थी, जो थी, रिसीव क्यों हुआ। मैं आपको कोई सामान डिलीवर कर रहा हूं तो आप देख के लेंगे ना उसको। रिसीव करने वाले लोग कहां थे, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हुआ। ये टोटल जो कागज बना उसकी पूरे हर पहलू की जांच होनी चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बार बार इसे पिछली सरकार का प्रकरण बताया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और केस ईओडब्ल्यू को सौंपने की बात कही। और जैसा कि पिछले विधानसभा में 2 महीना पहले ही हमने उसके ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा किया था और इन 2-2.5 महीने के अंदर ही उस पर हमने जांच भी चालू कर दिया, उस पर कार्यवाही भी चालू कर दिया। और आप देखेंगे कि जो मोक्षित कॉरपोरेशन का जो डायरेक्टर है वो अभी जेल में है। 15 अधिकारियों को हम लोगों ने अपनी विभागीय एनओसी दे दिया उनकी जांच के लिए, पूछताछ के लिए, और उसमें जो भी दोषी होंगे ईओडब्ल्यू उस पर जांच करेगी। सदन में विधानसभा मुद्दों की ये तकरार यही खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे में अलग अलग जवाब और पिछली सरकार के समय भी आवास निर्माण की रफ्तार जैसे मसलों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायत मंत्री को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री आवास निर्माण के आंकड़ों को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला कुछ ऐसे चला कि विपक्ष ने जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट कर विरोध जताया। आवास से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने पूछा था, कुल मिला के हमारे शासन काल में ये कह रहे हैं 23 तक के 6,19,514 ये उन्हीं के आंकड़े हैं। और यदि 23-24 को भी जोड़ेंगे तो 1,09,000, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा अपने में जाएगा, तो कुल मिला के 7 लाख के आसपास आवास हमारे शासन काल में बने। और इसके शासन काल में 24-25 में 1,65,620 अब तक बने हुए आवास 11,58,919 आवास बने हैं। केंद्र की सरकार के द्वारा 17 राज्यों को 32,50,000 आवास दिए गए। उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची अर्थात परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर कोई आवास देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। यही सूची ये दर्शाती है कि अन्य राज्यों ने तो अपने परमानेंट वेटिंग लिस्ट को पूरा कर लिया था, परंतु छत्तीसगढ़ ने परमानेंट वेटिंग लिस्ट पर काम नहीं किया था और ये सारे आवास शेष रह गए थे छत्तीसगढ़ में। वहीं आज विधानसभा में बिहार में छत्तीसगढ़ की लड़कियों से देह व्यापार कराए जाने का मामला भी गरमाया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा और 41 लड़कियों की रिहाई पर विपक्ष आक्रामक रहा। कोई लड़की नहीं चाहती देह व्यापार करे, उस दलदल में जाए, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखता, या तो कोई धकेल देता है या मजबूरी में उसको स्वीकार करते हैं, तो यदि स्थिति छत्तीसगढ़ में ऐसी आ रही है तो ये विष्णुदेव सहायक सरकार के लिए ये अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है।
वहीं कुछ मुद्दे विपक्ष ने ऐसे फंसाए कि विधानसभा अध्यक्ष को भी आसंदी से सत्ता पक्ष को निर्देश देना पड़ा। कुल मिलाकर आज का दिन सत्ता पक्ष पर भारी रहा। अपनों के साथ विपक्ष के सवालों ने मंत्रियों को खूब परेशान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा की आज की कार्यवाही पे। और आज की कार्यवाही इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि आज सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती भरा दिन रहा, क्योंकि चुनौती अंदर भी नहीं, बाहर ही नहीं, अंदर से भी मिल रही थी। और ऐसे में जब अंदर से चुनौती मिलती है तो असहज होना भी स्वाभाविक है। ऐसे कई दृश्य आए जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपने ही मंत्रियों को घेरा और इसीलिए दोनों पक्षों से जब चुनौतियां मिली तो एक तरीके से मुद्दों की बौछार हो गई और सत्ता पक्ष के लिए ये दिन काफ़ी भारी पड़ा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हम लगातार कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष आक्रामक है, मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी जवाब दे रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जब घेरा तो दोनों तरफ से चुनौतियों का सामना विपक्ष को, सत्ता पक्ष को करना पड़ा। पहले अनिरुद्ध जी से ही समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है या जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं कोई स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं? ये जो पूरा दृश्य है इसको आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकल लिहाज से? देखिए मोहन जी, ये 2025 का विधानसभा का बजट सत्र है और मैं आपको बता क्या दूं, आप भी वाकिफ़ हैं क्योंकि विधानसभा आप भी जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, मैं भी जाता हूं। जब 2023 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की फिर से और 2024 का जो सत्र हुआ करता था तब भी देखे होंगे कि आप सत्ता पक्ष के जो विधायकगण आक्रामक रहा करते थे। और पिछले साल का मैं आपको याद दिला दूं तो अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी और राजेश मूणत जी, ये तीनों जो है अपने ही सरकार के प्रति आक्रामक थे। अभी हम इस बार की बात करें तो अभी 2-3 दिन से जो दृश्य हम देख पा रहे हैं तो उसमें एक तरफ से अजय चंद्राकर जी तो दूसरी तरफ से जो बेलतरा के विधायक हैं सत्ता पक्ष के सुशांत शुक्ला जी, ये बिल्कुल आक्रामक नज़र आ रहे हैं। और आपने बात स्ट्रेटजी की तो देखिए सुशांत शुक्ला का मैंने नाम लिया तो पहली बार के विधायक हैं, हम उनको अलग रख कर बात करें। और पिछले साल की जो मैं बात किया तो वहाँ पर मैंने धर्मलाल कौशिक जी और राजेश मूणत जी की भी बात किया। तो हम अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी और राजेश मूणत जी को तीनों की बात कर लें तो तीनों मोस्ट सीनियर नेता हैं। उसमें भी अजय चंद्राकर जी और धर्मलाल कौशिक जी तो और भी मोस्ट सीनियर नेता हैं। और जो आज की जो परिस्थितियां हैं जो है, बहुत सारी चीज़ों पर खुलकर कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वास्तव में जो है अजय चंद्राकर जी का तेवर आज ही की बात आज जो कर रहे हैं वही नहीं है। और देखिए स्वास्थ्य विभाग के मुद्दे पर आज जो है उन्होंने अजय चंद्राकर जी ने सरकार को रगड़ा। अभी ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन पहले की बात है, सिकल सेल का मुद्दा था, उसमें भी जो है वह अजय चंद्राकर जी बहुत आक्रामक नजर आए। और शुरुआत जो थी सदन में जो इसके पहले, आज के पहले की थी तो एक मतलब ऐसा शब्द निकल गया था कि जिसको मैं जिक्र नहीं कर सकता, वो आपत्तिजनक नहीं था, आपत्तिजनक शब्द नहीं था जो अजय चंद्राकर जी का जो निकला था पहली लाइन जो है अपना स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के को लेकर। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि संसदीय मान मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है तो उसका मैं उल्लेख नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियाँ और आज जो सदन का दृश्य था तो ठीक है कि अजय चंद्राकर जी ने तो वहाँ पे जो हमला बोला है फिर से श्याम बिहारी जायसवाल जी को। फिर उसके बाद जो विपक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा आज फिर उठ गया। मतलब ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मतलब ना वास्तव में कहूँ तो यही चलता रहा तो पब्लिक कंफ्यूज है, क्योंकि पिछली सरकार जब थी कांग्रेस की तो वहां पे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप था और यही धर्मलाल कौशिक जी ने पिछली सरकार में जो उठाया था केंद्रांश और राज्यांश का, उन्होंने कहा था कि पीएम आवास के लिए जो केंद्रांश तो मिल गया लेकिन राज्यांश जो है छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं दे रही है। और माना यही जाता है कि पंचायत मंत्री पद से जो टीएस सिंहदेव जी ने जो इस्तीफा दिया था तो उसका मूल कारण जो था प्रधानमंत्री आवास था। आज भूपेश बघेल जी ने सवाल को उठाया और चूंकि जो है सरकार बनते ही विष्णुदेव साय जी ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास वाली फाइल में दस्तखत किया था। तो बात यह है, प्रश्न चिन्ह इसमें लगा है कि जो नए सिरे से पूरे 18 लाख बनेंगे,
कि जो पहले बन चुके हैं उसको छोड़ के शेष है वो समाहित होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है कौंधा हुआ है लोगों के दिमाग में। ठीक है, ये क्या नंबर गेन के लिए भी है क्या? इस तरीके के मुद्दे जब सत्ता पक्ष की ओर से ही उठ के आते हैं, कुछ नंबर बढ़ता है क्या इसके मुद्दे उठाने से? ये भी एक कारण है क्या? देखिए मोहन जी, जो आपका सवाल है ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। अभी मैं उदाहरण दिया सुशांत शुक्ला का, मुझे बार बार नाम लेना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो अगर सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सर्पदंश जैसे मामले को लेके बोले, उसके पहले फिर उन्होंने और 2-3 दिन तक कहा, तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, अपनी छवि को निखारना, और हर नए विधायक को इसका अधिकार होता है, चाहे उसकी खुद की भी सरकार रहे। लेकिन बात अजय चंद्राकर जी की है, और आप ये भी गौर करिए कि जो है पूर्व में अजय चंद्राकर जी जब थे 2014 से लेके 13 से लेके मैं 18 के बीच की बात करूं, तो वो हेल्थ मिनिस्टर ही थे अजय चंद्राकर जी, और स्वास्थ्य मंत्री थे। उस पद का निर्वहन कर चुके हैं, उस दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं, और आज उनकी सरकार है और बार बार जो है मतलब घेर रहे हैं और हमला जारी है। यहाँ तक के जो है किसी चीज़ के लिए तो एक बार डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जो आसंदी में बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने भी टोका था। मतलब ये कि कुल मिला के जो आक्रामक तेवर है अजय चंद्राकर जी के, तो समझिए ना कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप खुद इसका अनुमान लगाइए। बिल्कुल, चलिए, कुछ ना कुछ तो ऐसे कारण हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और इस तरीके की स्थितियों को वैसा आकलन नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन मुद्दों पे आते हैं। मुद्दे जो आज उठे उसमें एक तो मेडिकल खरीदी घोटाला था जिसे अजय चंद्राकर ने उठाया, दूसरा आवास का घोटाला कहें या फिर आंकड़ों में गड़बड़ी की बात कहें, इसे भूपेश बघेल ने उठाया, और इन मुद्दों की गूंज रही। कांग्रेस की ओर चलते हैं और उनसे जवाब ले लेते हैं। अमित जी, आप लोगों को तो बढ़िया सत्ता पक्ष का भी साथ मिल रहा है, ऐसे में आप लोगों को तो अच्छा मौका है, इधर से भी सत्ता पक्ष घिरा है, उधर से भी घिरा है, तो आप लोग घेर के एक तरीके से निपटाने में लगे हैं मंत्रियों को साय सरकार के। देखिए मोहन जी, डूब गए हैं लोग सब हैरानी में, जाने क्या बात कह दी रवानी में। डूब गए हैं लोग सब हैरानी में, जाने क्या बात कह दी रवानी में। मुझको चुप रहने की आदत है, वरना जानता हूं यहां पर कौन है कितने पानी में। बिल्कुल। तो लगातार आपने दो मुद्दों को उठाया, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं विधानसभा की कार्रवाई को देख रहा था, और जिस प्रकार से आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने मुद्दा उठाया और मंत्री जी उसके जवाब नहीं दे पा रहे थे, और उन्होंने लास्ट में तो यहां तक कह दिया कि जिन 2 अधिकारियों का नाम है उसको बचाना उचित नहीं है। क्यों बताना उचित नहीं है? देखिए, जितना एक जो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, जो CGMSC हम लोग कहते हैं, उसमें जिस प्रकार से पूरा घोटाला आया है सामने, और उन्होंने कहा कि इसमें लगभग 15 अधिकारी के खिलाफ हमने परमिशन दे दिया है पूछने का, मतलब अनियमितता उन्होंने मान ली है। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जो उनके सोर्सेस थे, जो अधिकारियों ने साइन किए, जिस क्या बोलते जो सेक्रेटरी थे हेल्थ के, जिन्होंने डिमांड क्रिएट किया था, उन सारे लोगों को सरकार क्यों बचाना चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आता। और जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा लिया गया, पैसा नहीं था, उसके बाद पैसे का जितना प्रावधान था उससे ज्यादा लिया गया। उसमें 120 का बजट था, 108 आवंटन, जो मंत्री जी ने बताया 108 करोड़ उसमें आवंटन हुआ। ये पूरा रैकेट की तरह कहते ना, जिसमें पैसे का भी प्रावधान नहीं था, उसमें अगर आप 353 करोड़ रुपए का अगर आप खरीदी कर देंगे, मुझे लगता है कि कौन खरीदा, उनके खिलाफ सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हेल्थ में थोड़े मोड़े तो खरीदी होती है, मतलब 385 करोड़ थोड़ा मोड़ा होता है सरकार के लिए, पहली चीज। दूसरा, जांच उन्होंने कहा हम EOW को दे दिए, साथ CBI को क्यों नहीं दे रहे हैं आप, लगातार मैं पूछना चाहता हूं। और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, उनको सरकार बचाने का काम क्यों कर रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ अभी तक सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की। और आज भी विधानसभा में कह रहे हैं मंत्री जी कि वो 2 बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम बताना उचित नहीं है। क्यों? जो जिसने छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे के साथ घालमेल करने का वो किया है, उन 2 बड़े अधिकारियों का नाम क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों उन 15 लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने मान लिया है 15 लोग दोषी हैं और हम इनके खिलाफ हमने पूछताछ के लिए परमिशन दे दी है। नहीं तो EOW ने कार्रवाई हो रही है, NOC मिल गई है कार्रवाई करने की, अब तो सरकार मतलब सहमत है कार्रवाई से।
जी देखिए, सहमत होना और बताना दोनों में फर्क है। और हमने देखा है जब कई मुद्दों को बचाना रहता है तो जांच पे जांच चलती है और सारे लोगों को बचा लिया जाता है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो खरीदी की गई, जो रीएजेंट की खरीदी हुई, उसमें जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात, जो प्रावधान नहीं थे उससे पैसे से ज्यादा खरीदी की गई, उनको पेमेंट कर दिया गया। ऐसा किसी का क्या हित था? सारे चीजों को मुझे लगता है चेक करना था। रही बात, आपने दूसरे मुद्दे की बात की थी, पीएम आवास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से मंत्री जी ने, पंचायत मंत्री जी ने जवाब दिया कि 2011 में परमानेंट वेटिंग जो सूची थी उसके आधार पर आवंटन नहीं हो पाया था, आवश्यकता पड़ी, और उसमें उन्होंने कहा कि 6,99,317 जो है 14 कुछ मकान जो है आवंटन किया गया था, और लगातार 17 राज्यों के लिए वो था और 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा, और छत्तीसगढ़ में केवल सरकार ने, मतलब सीधा सीधा आपने ये कहा था कि हम 18 लाख मकान देंगे, तो क्या वो 18 लाख इसमें सम्मिलित हैं? आपने तो वादा और 18 लाख का किया था। ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि जनता को दिग्भ्रमित करने का सरकार प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है कि पूरी तरीके से सरकार खुद कंफ्यूज है, और जनता को उन्होंने झूठे वादे करके सरकार तो बना ली है, लेकिन अब वो बताने की स्थिति में नहीं है कि वो 18 लाख मकान वो कब देने वाले। ठीक है, चलिए अब सत्ता पक्ष की ओर चलते हैं और सारे सवालों का जवाब आलोक जी से ले लेते हैं। आलोक जी, दोनों तरफ से चुनौती मिलती है तो थोड़ा कठिन समय होता है, पर जवाब जरूर दोनों पक्षों का मंत्रियों ने दिया है, लेकिन ये समय क्या बड़ी चुनौतियों का है कि इधर से भी सवाल उधर से भी सवाल, कैसे फेस करने का सोचा है? क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर आप? मोहन जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक जी को मेरा नमस्कार। आज आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि विधानसभा एक लोकतंत्र का मंदिर है। वहां पर में जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी दल के हो, सत्ता किसी भी पार्टी को, उन्हें पूर्ण अधिकार है कि वो जनता के हित में क्वेश्चन करेंगे, और उन्हें यदि जवाब से संतुष्टि नहीं होती तो फिर से दोबारा पूछेंगे, और इस मुद्दे को आपके माध्यम से या अन्य समाचार चैनल के माध्यम से आप आम जनता तक लेकर के जाएंगे। एक बात। दूसरी बात करते हैं, क्या 2014 से पहले किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना था या किसी आवास योजना का नाम सुना था? नहीं, ये आवास योजना पहले भी मौजूद थी, इंदिरा आवास योजना के नाम से, लेकिन फाइलें धूल खा रही थी। किसी योजना बनी थी, जैसा होता आया था, राजीव गांधी जी ने कहा था योजनाएं बनती है लेकिन जनता तक नहीं पहुंचती, योजना में थी। लेकिन 2014 में जब केंद्र में सत्ता में मोदी जी आए और मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने सपना देखा कि कम से कम 22 करोड़ जो गरीब है उनका खुद का आवास होना चाहिए भारत देश में। इसके लिए उन्होंने भागीरथी प्रयास किया और उन लोगों को आवास देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ वर्षों बाद में सत्ता में छत्तीसगढ़ में शासन जो है वो परिवर्तित हुआ और कांग्रेस का शासनकाल आया। अब इस बात की विडंबना देखिए कि जिन लोगों ने इस आवास योजना को इसलिए बंद कर दिया, इसलिए अपना पार्टिसिपेशन देना बंद कर दिया, राजांश देना बंद कर दिया कि यह आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना थी। अब ये मुझे बताइए मोहन जी कि प्रधानमंत्री क्या किसी के नाम को अंकित करता है या किसी परिवारवाद को शोभित करता है? ये एक पद को बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है। केवल इस कारण से आपने 18 लाख गरीबों का आवास छीन लिया, आवास के हक को छीन लिया, और इसी वजह से इनके पूर्व मंत्री ने इसको स्वीकार करते हुए कि मैं अक्षम हूं और मैं गरीबों के आवास को नहीं दे पाया, इस्तीफा दिया था। और पूरी प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। और इस जहां तक मेडिकल घोटाले की बात हो रही है, ये जो भी घोटाले की बात हो रही है आज, या जो भी सदन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये मेडिकल घोटाला किस समय पे किस कालखंड में हुआ, इस बात को हमारे साथी प्रवक्ता बड़ी चतुराई से छुपा गए। ये मेडिकल घोटाला जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। ऐसे ऐसे अनेक घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं और इसी के उत्तर को हमारे मंत्री जो है वो दे रहे हैं। और जहां तक कार्रवाई की बात है, ये विष्णुदेव साय का सुशासन चल रहा है उन सभी आरोपियों पर, उन सभी अधिकारियों पर जिन्होंने गलत तरीके से इस पे घोटाले पे काम किया है, खरीदी की है। आज ही समाचार माध्यम से पता चला है कि उनसे भी पूछताछ की गई है, उन्हें भी जो है बुलाया गया है और घंटों उनसे पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो घोटाले हो रहे हैं या जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये उनके कार्यकाल के हैं, उनके कार्यकाल से रिलेटेड है। उस पर किसी भी प्रकार की ताली बजाने वाली जैसी बात तो मुझे नहीं समझ में आती, जिसपे कांग्रेस अपना पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस को तो इसका उत्तर देना चाहिए कि आपने उस समय पे क्या कार्रवाई की,
आपके नाक के नीचे इस तरह के घोटाले कैसे हो गए, जिसपे आज जो है हमारे मंत्री जवाब दे रहे हैं और हमारे जो सरकार है उस पर कार्रवाई कर रही है। ठीक है, चलिए। और ये एक स्वस्थ परंपरा का भी हिस्सा है, लेकिन इसे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है तो राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। लेकिन चुनौतियां जरूर सत्ता पक्ष के सामने हैं। चलते हैं अनिरुद्ध जी की ओर और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जब ऐसी चर्चाएं होती हैं तो आखिर इसके जो मायने अलग अलग निकाले जाते हैं वो कितने हद तक सच्चाई के करीबी होते हैं? क्या अपने लोगों को घेर कर एक्सपोज करने की ये कोशिश होती है, या थोड़ा विपक्ष को भी मदद मिल जाए इसलिए हाथ बढ़ा दिया जाता है? इस तरीके के कई प्रकरण आपने देखे होंगे, आपका क्या आकलन है? विपक्ष को मदद जैसा कहीं कुछ नहीं है मोहन जी, जो आपकी एक ये लाइन है। और आपने फिर कहा भी था जब पहली बार मेरे से सवाल किया भी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उसके पहले आपने एक लाइन की कि मेरा भी यही कहना है कि किरदार अपना पहले बनाने की बात कर, फिर आईना किसी और को दिखाने की बात कर। राजनीति में इस जो शेर का बड़ा जो है इस्तेमाल होता है मोहन जी अपनी जगह पे। बात जो है देखिए, फिर मैं वही कहूँगा अभी की नहीं है। आज आपने अजय चंद्राकर जी का उदाहरण दिया, मैंने धर्मलाल कौशिक जी की बात रख दी। 28 तारीख इसी बजट सत्र के 28 फरवरी को भी तो आप याद करो, जब विजय शर्मा जी जो हमारे जो हैं उप मुख्यमंत्री जो गृह देख रहे हैं और अजय चंद्राकर जी के बीच जो है कितना डिजिटल अरेस्टिंग और साइबर क्राइम ब्रांच को लेके कितने सवाल जवाब हुए। मतलब है ना, ऐसा लग रहा था कि इन सवाल और जवाब का अंत होगा कि नहीं सदन में। मैं धर्मलाल कौशिक जी का भी उल्लेख किया। धर्मलाल कौशिक जी ने इसी रायपुर शहर की अमलीडीह की रामा बिल्डकान की जमीन जो है 56 करोड़ की जमीन जो है 9 करोड़ में कैसे दे दी गई रामा बिल्डकान को। टंकराम वर्मा जी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी धर्मलाल कौशिक जी ने। टंकराम वर्मा जी के पास राजस्व मंत्री का विभाग है। तो कुल मिला के ये सिलसिला तो जो है जारी है मोहन जी। और रही बात यह है कि इससे सुंदर दृश्य क्या होगा, बात मैं चिंतन मनन की करूंगा। हमें तो चिंतन मनन का भरपूर मौका मिल रहा है। मतलब कभी कभी किसी दिन तो जो है विपक्ष की तुलना में जो है सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, जो बहुत बड़े बड़े मुद्दों को लेकर जो है सामने होते हैं, तो उनका जो वजन जो है मेरे को विपक्ष की तुलना में ज्यादा दिखने लगता है। जैसे मेरे को अजय चंद्राकर जी का 2 दिन दिख गया। 2 दिन क्यों मोहन जी, वो सिकल सेल को लेके भी तो सदन में उनकी और अपने श्याम बिहारी जायसवाल जी के बीच कितनी बहस हुई थी इसके पहले। कुल मिलाकर फिर धर्मलाल कौशिक जी भी जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। रामा बिल्डकान जो है मामला कोई वो छोटा मोटा नहीं था। नगर निगम की सामान्य सभा तक में उठा था ये, बाकी की जगह की तो बात में जो है दूर की, रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में भी उठा था ये। तो कुल मिला के जो दृश्य है अभी जो है इस बजट सत्र में जो देखने में आ रहा है, मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो मतलब क्या मेरा ये कहना है, बात हम विपक्ष की करें तो इस बार जो है विपक्ष की तरफ से स्थगन थोड़े कम आ रहे हैं। और ठीक भी है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि हर बात में स्थगन को लेकर सदन में हाजिर हो जाया जाए। ये मतलब शून्यकाल की स्थिति में वो होता है। लेकिन जो है गंभीर मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे पता लगा जो है यहाँ पे सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहे हैं। आप क्या जानते थे या मैं जानता था कि सर्पदंश के नाम पे भी जो पैसों का खेल हो जाता है, मतलब सर्पदंश के नाम पे भी जो पैसों का खेल हो रहा है, तो ये सत्ता पक्ष की तरफ से उठा। और फिर एपीएल कार्ड में जो है बीपीएल कार्ड में तब्दील हो गए बिलासपुर अपना बेलतरा क्षेत्र में, वो भी जो है सत्ता पक्ष की तरफ से उठा। तो ऐसे दृश्य जो है मोहन जी मुझे तो बहुत पहले कम दिखते रहे सदन में, जो अभी दिख रहे हैं। बिल्कुल। और अमित जी, और ऐसे में ये सत्ता पक्ष के सामने चुनौती से ज़्यादा आप लोगों के सामने भी चुनौती है कि सत्ता पक्ष के विधायक जो उठा दे रहे हैं उस मामले में थोड़ा सा जो विपक्ष है वो चूकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे मसलों पे थोड़ा शांत दिखाई देता है। हालांकि उन्हीं के कार्यकाल के मुद्दे होने के कारण भी ये हो सकता है स्थिति, पर ये जो सवाल उठ रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से वो आप लोगों के सामने चुनौती है। जनता उसे भी देखती है कि ये क्यों चुप है। देखिए, जनता पूरी तरीके से सब कुछ देखती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है साहब, और हम सब अच्छे से जानते हैं। और लगातार हमारे जो नेता हैं वो सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक निश्चित तौर पे आवाज तो उठा ही रहे हैं, जनता की आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। और मोहन जी, मेरा तो ये मानना है कि हमको विपक्ष ना माना जाए, हमको प्रतिपक्ष माना जाए। और प्रतिपक्ष जो होता है वो निश्चित तौर पे आईना की तरह होता है। और कहते हैं ना कि हम विपक्षी जो हैं, अगर हमको प्रतिपक्ष माना जाएगा और आईना की तरह माना जाएगा तो ये भी कहा जाएगा कि हम आईना है, दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो लगातार मैं कहना चाहता हूं, शेरो शायरी में आज जवाब सवाल चल रहे हैं।
जी क्या बोले आप? शेरो शायरी आज दोनों पक्षों से सुनने को मिल रही है। कुछ सेकंड मोहन जी, जी। बिल्कुल अमित जी जारी रखिएगा, मेरे छोटे भाई हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। जी देखिए, आईना वही रहता है, यानी सत्ता वही है, पर जो पद में थे वो बदल गए, ये कह रहे हैं। तंज है आप लोगों के ऊपर? नहीं तंज की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष पार्टी पे नहीं है, जी, ये एक आम बात है। आम बात है, ठीक मोहन बात है, जी, ये स्वाभाविक मैं- है और सच्चाई भी मैं है एक- लोकतंत्र की। मैं एक चीज तो जानता हूं कि हम अनिरुद्ध भैया का बहुत सम्मान करते हैं, और अनिरुद्ध भैया पहली बात तो कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते किसी भी ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है, और ना मैं करता। और जितना मैं उनको इतने मुझे लगता है 25 साल 30 साल से जान रहा हूं, तो वो हम लोग कभी व्यक्तिगत टिप्पणी तो हम कभी ना करेंगे, और जिस दिन ऐसा आएगा विश्वास रखिए उस दिन डिबेट छोड़ना पसंद करेंगे। तो मैं उत्तर दे दूं, कहते हैं ना, वो चाहते थे कि काशा खरीद ले मेरा, वो चाहते थे कि वो खरीद ले काशा खरीद ले मेरा, मैं उसकी ताज की कीमत लगा के आ गया। ठीक, तो कहते हैं कि लगातार कि वो चाहते जरूर थे, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे नेतागण उठा रहे हैं, जनता सारी चीजों को समझती है। और रही बात, अभी मेरे छोटे भाई आलोक कह रहे थे कि आपके समय का है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बहुत विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूं, जिसने भी गलत किया है, वो मेरे समय का रहे, आपके समय का रहे, अभी का रहे, तभी का रहे, कहीं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिसने छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी कहीं ये बात आपके बोलने से आप कार्रवाई ना हो जाए। सुन लीजिए कार्रवाई, सत्य बोलने पे कार्रवाई होगी क्या? मैं एक चीज कहना चाहता हूं मोहन जी। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कार्रवाई ना हो जाए, अभी मंत्री जी ने कहा है कि 2 बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, है ना? ठीक है। पहली चीज, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। जल्दी। उन्होंने ही विधानसभा में कहा है कि 15 लोग हैं, 15 लोगों में 2 बड़े अधिकारी हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते साहब? क्यों सरकार उनको बचाने में लग गई है? कार्रवाई करिए ना। चलिए, हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके? आलोक जी, कार्रवाई करके छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम किए हैं, कार्रवाई करिए, कितना बड़ा भी अधिकारी हो। अभी 21 तारीख तक सदन चलना है, और आलोक जी आप लोग के सामने तो इस तरीके की कई चुनौतियां आएंगी, फेस भी करना होगा और जवाब भी देना होगा। जी मोहन जी, देखिए इस वक्त जो है ना प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जो मोदी जी की विजन का है वो चल रहा है, विष्णुदेव साय का सुशासन चल रहा है। वो चाहे भ्रष्टाचार अभी हो या पुराने कांग्रेस के शासन का हो, वो अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, चाहे वो जमीन से जुड़ा मामला हो, चाहे वो हाईवे से जुड़ा मामला हो, नेशनल हाईवे से जुड़ा मामला हो, जिसमें भी अभी 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और जांच शुरू की गई है, उन 2 अधिकारियों जिनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि विष्णुदेव साय की अपने बिल्कुल उस मार्ग पर चल रही है जिस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वो इस सत्ता में आई है, और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ वो इंसाफ कर रही है। और उन तमाम मुद्दों को और भी ऐसे घोटाले सामने आएंगे, चाहे वो विधानसभा के मंदिर है उनके माध्यम से जनता को पता चलेंगे, और या आप लोगों के माध्यम से पता चलेंगे, और जो सरकार है वो कार्रवाई करेगी। चलिए, समय इजाजत नहीं देता। चलिए अमित जी जल्दी बात पूरी कर दिए, खत्म समय है। 5 सेकंड जी देखिए, मैं आलोक जी को बताना चाहता हूं कि एक CGMSC में जिस पे डिस्कशन हो रहा था, एक बड़ा पेमेंट इनके कार्यकाल में हुआ है। तो कार्रवाई आप ही के ही विधायक वहां प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, सत्ता पक्ष तो मान रही है गड़बड़ी हुई है, कार्रवाई भी हो रही है। हम इंतजार करेंगे, अभी सच्चाई आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुद्दे जरूर उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मुद्दों की बौछार हो गई है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुनौतियां हजार हैं, सत्ता पक्ष के भी सामने और विपक्ष के भी सामने। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आलोक सोनी जी थे, उनका धन्यवाद, और अमित श्रीवास्तव जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।